औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इसकी तरफ वसीला तलाश करो और जहाद करो इसकी राह में ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह के पाक नाम के बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्व का मतलब होता है कि रिमेन दी सेम, यानी कि अनचेंज। इस कंजर्वेशन का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कि रिमेन सेम, यानी कि अनचेंज। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम जो है वो सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर दी कलेयन। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं सिस्टम की डेफिनेशन। एक सिस्टम क्या होता है। ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ बाउंड्रीज, ग्रुप ऑफ बॉडीज विद विद इन सर्टन बाउंड्रीज। कि ये एक सिस्टम जो है ये एक बॉडीज़ का एक ग्रुप होता है विद इन सर्टन बाउंड्री, जो कि किसी बाउंड्री के अंदर महदूद होता है, किसी बाउंड्री के अंदर लिमिटेड होता है, यानी कि उसके ऊपर बाहर की जो फोर्स है वो अफेक्ट नहीं करती। तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम। के आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आइसोलेटेड सिस्टम जो है क्योंकि सिस्टम की हमने डेफिनेशन देखी है कि ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है, तो इसलिए एन आइसोलेटेड सिस्टम जो है ये ग्रुप ऑफ बॉडीज़ है ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडी, ऐसी बॉडी जो कि आपस में इंटरेक्ट करती है, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, के जिनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम, आइसो का मतलब जो है वो सेम है, सेम। अब हम स्टेटमेंट की तरफ, तो इसकी जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट। कि दो या दो से ज़्यादा जो इंटरेक्टिंग बॉडी है उनका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम जो होता है वो सेम रहता है। अब हम इसकी अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास एयर एंड एयर फील्ड बलून्स, जो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है एयर फील्ड बलून्स। कि हमारे पास जो एक गुब्बारा है, इसके अंदर जो ये फ़र्ज़ करें कि ये हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है। अब आपको पता है कि जितनी तेज़ी के साथ हवा जो है, एयर जितनी तेज़ी के साथ बाहर की तरफ निकलेगी, गुब्बारा उतनी ही तेज़ी के साथ जो है वो मूव करेगा एयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। इसके बाद हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, कंसीडर ए आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर ऑफ मैसेज m1 एंड m2। हमारे पास दो स्फीयर हैं, दो बाल हैं, जिसका मास, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। जो m1 है उसका मास कम है और m2 का मास ज़्यादा है। तो इस तरह हमने इनकी वेलोसिटी को चेक करते हुए हमने मोमेंटम देखना है इनका। सबसे पहले दोनों बॉडीज़ मूव कर रही हैं इन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी u1 एंड u2। तो मास m1 की वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर है मास m2 की निस्बत। तो जब ये दोनों ही एक सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो मास m1, यानी कि एक टाइम आएगा जब दोनों मास, दोनों बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करेंगी, दोनों आपस में क्लाइड करेंगी। तो मास m1 जो है जब m2 के साथ कोलाइड करेगा तो उस वक़्त मास जो m1 जो है m2 के ऊपर एक एक्शन फोर्स लगाएगा। इसी तरह
जो M2 है वो रिएक्शन फोर्स लगाएगा M2 के ऊपर। तो जितनी फोर्स M1 लगाएगा M2 के ऊपर एक्शन फोर्स, उतनी ही रिएक्शन फोर्स M2 भी लगाएगा M1 के ऊपर। तो इस तरह ये दोनों मैसेज M1 और M2 न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि जितनी फोर्स एक्शन फोर्स लगी है M1 के ऊपर उतनी ही रिएक्शन फोर्स जितनी एक्शन फोर्स लगाई है M1 ने M2 के ऊपर, रिएक्शन फोर्स M2 ने भी उतनी ही लगाई है M1 के ऊपर। एक्शन और रिएक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम हो गए। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब बिफोर द कलेजन हमने इनका मोमेंटम देखना है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास M1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास M1 PI इज इक्वल टू M1 U1। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास M2 PF PI2 इज इक्वल टू M2U2। तो हमने ये हमारे पास M1 और M2 का इनिशियल मोमेंटम है। तो टोटल मोमेंटम हमने इनका फाइंड करना है। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू M1U1 इज इक्वल टू M2U2 हो जाएगा। अब क्योंकि ये मोमेंटम है हमारे पास बिफोर कलेजन, अब हमने मोमेंटम निकालना है आफ्टर कलेजन, जब दोनों बार आपस में कोलाइड करेंगी। तो कोलाइड करने के बाद जो होगी इनकी वेलोसिटी, वो हमने V1 और V2 इनका नाम रख लेना है। तो आफ्टर कलेजन टकराने के बाद इनका जो कलेजन के बाद इनका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ M1 PF इज इक्वल टू M1 V1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास M2 PF इज इक्वल टू M2 V2। तो ये इनका इनिशियल फाइनल मोमेंटम है। तो जिस तरह हमने इनिशियल मोमेंटम को ऐड किया इसी तरह हमने फाइनल मोमेंटम को भी ऐड करना है, यानी कि ये टोटल मोमेंटम फाइंड करना है। तो टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू M1 V1 इज इक्वल प्लस M2 V2। Now, according to law of conservation of momentum, law of conservation of momentum के according total momentum before collision is equal to total momentum after collision। तो हमने दोनों मोमेंटम को देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कलेजन M1U1 इज प्लस M2U2 इज इक्वल टू, ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर द कलेजन M1V1 प्लस M2V2। यही स्टूडेंट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो फाइनल इसकी मैग्नीट्यूड सेम है बिफोर कलेजन एंड आफ्टर कलेजन। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अकॉर्डिंग इसने काम किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव है। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम रहती है। तो मोमेंटम भी सिमिलरली इसी तरह कि ये M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो इसमें मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। बाकी मोमेंटम ये हमने वेलोसिटी सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए इनके नाम अलग अलग रखे हैं। इस इधर हमने U1 U2 रख लिया, इधर हमने V1 और V2 रख लिया है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है मोमेंटम की वो सेम है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है। तो इनमें से हम चंद एक एग्जांपल देखेंगे जो कि प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर अप्लाई होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन है मोमेंटम की गन एंड दी बुलेट। इसको एग्जांपल एप्लीकेशन नंबर 1 कह लें। तो गन एंड दी बुलेट, क्योंकि गन का मास ज़्यादा है और बुलेट का मास कम है, तो इस तरह हमने बिफोर द फायरिंग एंड आफ्टर द फायरिंग इनका मोमेंटम फाइंड करना है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मैस ऑफ द गन इज़ कैपिटल एम से हम डोनेट कर देते हैं और मैस ऑफ द बुलेट स्मॉल एम से डोनेट कर लिया हमने। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ द गन कैपिटल वी से और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ स्मॉल वी। तो ये इनकी वेलोसिटी और मैस है। अब हमने देखना है कि बिफोर फायर, फायर करने से पहले गन और बुलेट बुलेट की
बुलेट का जो मोमेंटम है, तो ये हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर गन फायर, फायर करने से पहले टोटल मोमेंटम ज़ीरो है, क्योंकि दोनों ही बुलेट एंड गन दोनों क्या है, रेस्ट में। तो इनकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इसलिए हम अगर देखें पी इज इक्वल टू एम वी के अकॉर्डिंग, तो वेलोसिटी क्योंकि ज़ीरो है, तो इस तरह हमारे पास ज़ीरो पुट करने से इनका जो इनिशियल मोमेंटम है वो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बुलेट एंड गन रेस्ट में है, यानी कि फायर करने से पहले इनका मोमेंटम ज़ीरो है, तो अब हमने क्या करना है कि टोटल मोमेंटम टोटल मोमेंटम आफ्टर गन इज फायर, फायर करने के बाद इनका जो मोमेंटम है, अब क्योंकि बुलेट और गन दोनों ने मूव किया है, तो इसके फायर करने के बाद इनका जो मोमेंटम होगा वो एम वी प्लस एम वी, यानी कि ये मोमेंटम जो है ये बुलेट का है और ये मोमेंटम गन का है। और क्योंकि गन का मैस ज़्यादा है बुलेट की निस्बत, तो इसलिए हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारे पास टोटल मोमेंटम बिफोर गन इज फायर एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर गन इज फायर। तो बिफोर द फायर हमारे पास मोमेंटम बुलेट और गन का ज़ीरो है, इसी तरह जो आफ्टर द फायर है मोमेंटम वो हमारे पास एम वी प्लस एम वी है, यानी कि मोमेंटम ऑफ गन एंड मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो इसमें से हमने वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड किया हमने, गन की वेलोसिटी कैपिटल वी इज इक्वल टू एम वी ओवर एम। अब क्योंकि ये हमारे पास इज इन दोनों के इक्वल ज़ीरो है, तो एक क्वांटिटी को हमने दूसरी साइड ये स्मॉल एम वी यानी कि मोमेंटम ऑफ दी बुलेट, इसको हमने दूसरी साइड पे ले जाना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमने इन वेलोसिटी ऑफ दी गन मालूम किया है, वी इज इक्वल टू माइनस माइनस एम वी ओवर एम। तो ये जो माइनस है नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ज़ाहिर कर रहा है दी रिक्वाइलिंग वेलोसिटी ऑफ दी गन, कि गन जो है वो रिक्वाइल कर रही है, क्योंकि गन जब फायर करेगी तो बुलेट जो है वो फारवर्ड मूव करेगा फारवर्ड वेलोसिटी के साथ, लेकिन जो गन है वो बुलेट के अपोजिट मूव करेगी पीछे की तरफ। तो इसलिए दोनों की वेलोसिटी जो है वो अपोजिट होगी, इसी जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आया है। तो नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। और दूसरी बात, क्योंकि गन का मास जो है वो बुलेट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो है गन बहुत कम मूव करेगी, बहुत कम रिकॉइल करेगी एज़ कम्पेयर टू बुलेट। बुलेट जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा, लेकिन गन जो है वो अपने ज़्यादा मास की वजह से बहुत कम पीछे की तरफ मूव करेगी। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो सेकंड एप्लीकेशन है, रॉकेट। तो रॉकेट के अंदर जब जो फ्यूल भरा होता है, जब वो बर्न होता है, तो उस फ्यूल के बर्न होने की वजह से हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो वो गैसेस वेरी हाई स्पीड के साथ जब बाहर की तरफ निकलती हैं, तो लार्ज मोमेंटम के साथ रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। तो इस तरह रॉकेट और हॉट गैसेज जो होती हैं, इन वो अपोजिट डायरेक्शन में इनकी फोर्स होती है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होती हैं। तो इस तरह रॉकेट जो होता है वो वेरी हाई स्पीड के साथ मूव करता है, क्योंकि जितने प्रेशर के साथ, जितनी स्पीड के साथ गैसेस ने नीचे की तरफ मूव करना है, रॉकेट से अमिट होना है, उतनी ही स्पीड के साथ रॉकेट ने मूव करना है। तो इस तरह इन दोनों की वेलोसिटी जो है वो अपोजिट होनी है, तो रॉकेट जो होता है वो लार्ज मोमेंटम के साथ मूव कर जाता है।